इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं थोड़ी खामोश। मैं सबसे पहले आज ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब तक हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है कि किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें। ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। लेकिन जब से ये थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, इन्होंने जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया है, तो अब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक तरफ सुन ले, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, मैंने एक मिनट सुने। मैंने ये अपने लोगों से कहा, मैंने कहा देखो, इन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। सिर्फ तो एक तरफ सुन तो लो, एक तरफ नहीं मैं सबको अब जरा सुने तो ले। मुझे इनका शुक्रिया तो अदा करने दें। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया, इन्होंने महंगाई भुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए मुझे इनका शुक्रिया अदा करने दें प्लीज। पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानी आपके पास आने लगा हूं, पहले मैं जरा शुक्रिया अदा करूं ना इनका। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तीन शक्लें, एक तरफ फजलुर रहमान, सुन ले, अब जरा सुने। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 10 दिनों में एकदम ये मुल्क बदल कैसे गया है। मैंने बड़ा रात को सोचा, मैंने कहा ये हुआ क्या है कि एकदम सारी मेरी पार्टी खड़ी हो गई, सारा मुल्क सब कुछ महंगाई भूल गया है। फिर मैंने जब गौर किया तो अब देखें हुआ क्या है। करना तो सब अल्लाह का है, एक प्लान इंसान बनाता है, दूसरा अल्लाह बनाता है। सब जानते हैं कामयाब एक ही होता है। तो इन्होंने तो अब ये जब तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूजेस, तो जो नून लीग है, नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। 2 दफा उसे जेल में डाला। उधर
जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। उसके ऊपर हुदैबा पेपर मिल का केस बनाया। वो क्या था कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते थे, उधर फेक अकाउंट से वापस पैसा लेके आते थे। ये केस था, ये जरदारी ने इसके ऊपर बनाया था शरीफों पे। और फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। अब ये सुने जरा, फजलुर रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजलुर रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, अभी नारे नहीं लगाना क्योंकि बड़ा जरूरी है, मैं आपसे बातचीत कर लूं क्योंकि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, ये अल्लाह का खास करम हुआ है इस मुल्क पे कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का, वो मेरे खिलाफ वो करने का। तो मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए एक मिनट भी, वही शोर नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। और जो सुने जरा, सुने देखें, इन्होंने वो काम कर दिया कि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये गलत फहमी में पढ़ के कीजिए, शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजलुर रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? हम ये अभी आपने पूरी फिल्म देखी, एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके, अवाम में जाके, मेहनत करके, मारे खा के, मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा, मैं जरा अब ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, बाहर कमाई करता था,
मेरा क्रिकेट की वजह से और फिर शौकत खानम की वजह से मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ राब्ता रहा। मैं उनकी मुश्किलें जानता हूं, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जब ये एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपना मुल्क याद आता है, उसको फिर अपने मुल्क की सही माने में पता चलता है कि ये मुल्क कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। फिर वो अंदर से उसको तकलीफ होती है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊपर जाता, दुनिया ऊपर जा रही है, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया। उसको दर्द होती है इसकी। वो जब देखता है कि हमारे लीडर चोरी कर करके पैसा लंदन में बड़े बड़े महलात लेते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। उन्होंने 12-12 घंटे काम किए होते हैं जब बाहर जाके कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, उनकी तालीम दे। इसलिए वो जब देखते हैं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर में, जब यहां से चोरी करके पैसा वहां लेके जाते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कैसीनोज में रात को ये भरे हुए होते हैं, जुआ खेलते हैं, तकलीफ होती है। वो मेहनत करते हैं, ये अपने मुल्क का चोरी का पैसा बाहर लेके जाते हैं, हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहां से कमाई करके पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, जिसकी अभी असद उमर ने आपको बताया कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं हमारे दौर में, और उसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है। तो ये वहां मेहनत करके पैसा पाकिस्तान लाएं, वो यहां से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाएं और याशी करें वहां, ये और इनके बच्चे। इनको तकलीफ होती है। हमारे वो मेहनत कश पाकिस्तानी वो जब देखते हैं, एक तकलीफ ये होती है कि चोरी के पैसे में याशी कर रहे हैं, दूसरी तकलीफ ये होती है कि ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बाहर जाते हैं और ये बाहर महलों में रहते हैं तो सारे उनकी हुकूमत के लोगों को, उनके वजीर आजम को, सबको पता होता है कि इनके पैसे किधर किधर पड़े हैं और कितना चोरी का पैसा इनके पास है। आज रूसियों का, जो रूस के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, इनके सारे पैसे जब्त हो रहे हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स जब्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको गुस्सा है रूस के ऊपर। उसकी वजह से ये इनके सारी प्रॉपर्टीज, असासे, जायदाद वो जब्त कर रहे हैं, और इनको भी यही डर है। ये जो बड़े इस वक्त, ये जो खास तौर पे 2 बड़े खानदान जिन्होंने यहां से चोरी करके अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है, ये सिर्फ यही नहीं कि चोरी करते हैं, इनका चोरी का पैसा हमारे मुल्क को गुलाम कर देता है। वो कभी भी सर उठा के बात नहीं कर सकते बाहर के लोगों के साथ, अगर उनको भी पता है दोनों को कि इनका चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा इनको गुलाम बना देता है। जब आप देखते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही हैं, और जी के नाराज ना हो जाए, वो मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकले कि वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है गलती में, घबरा के। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त वो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में वो इनको पकड़ सकते हैं, और ये वजह है कि 22 करोड़ के लोगों को ये गुलाम बना देते हैं। मुझे ये बताएं कि ड्रोन अटैक, क्या इमरान खान ही रह गया था कि यहां जब 400 ड्रोन अटैक्स इनके 10 सालों में हुए, जरदारी और शरीफ के 400 ड्रोन अटैक हुए, मैं क्यों अकेला है? आपने देखा कि हमने मुजाहरे किए, हमने धरने किए,
इन दोनों को कोई शर्म नहीं आई कि आपकी बमबारी हो रही है, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और वहां औरतें बच्चे मार रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई कि वो पाकिस्तानी थे? आपको कम से कम इतना ही मुंह से बोल देते कि दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनना। ये हर दुनिया के कानून के खिलाफ है। और मैं जब मिसाल देता हूं लोगों को कि हमारा जो दहशतगर्द बैठा है लंदन एजवे रोड पे, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करके मारे, वो इजाजत देंगे? नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको मुल्क में कानून है। वो अपने मुल्क में किसी को कानून तोड़ने नहीं देते। तो मैं एक पहले सबको एक वाज़ेह कर दूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मैंने कभी आज तक ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर। आप एक मुल्क के एंटी कैसे हो सकते हैं? आप उनकी पॉलिसीज के एंटी हो सकते हैं। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के मैं पहले दिन से खिलाफ था, मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। मैं इराक की जंग के खिलाफ मैंने लंदन के अंदर मुजाहरे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शिरकत की है। बरतानिया के अंदर लाखों लोग उन्होंने मुखालफत की, जो कि इराक की जंग में जा रहा था एक झूठ के ऊपर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे। मैंने उनके साथ शिरकत की। तो बरतानिया में आप कैसे कह सकते कि मैं एंटी यूके हूं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदुत्वता, इनकी जो ये फिलॉसफी है कि हिंदू रेस सिर्फ इंडिया हिंदुओं के लिए, बाकी वो बराबर के शहरी नहीं, मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस। तो ये तो मुझे पता है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत बड़े लोग हैं ऐसे, डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि फैशिज्म है वहां, खौफ है वहां, मीडिया के ऊपर खौफ है, जजेस के ऊपर खौफ तारी किया हुआ उन्होंने, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां। लेकिन मैं एंटी इंडिया तो नहीं हूं। हम भी दुआ करते हैं कि वहां कोई सही लीडरशिप आए ताकि वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों को हकूक दे, वहां मुसलमान हैं, वहां उनको बराबर का शहरी बनाए। हम भी ये दुआ करते हैं। और अगर वो कश्मीर में जो उन्होंने कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 का, वो वापस लेते हैं तो हम फिर उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं और बातचीत पे मसले हल कर सकते हैं। तो मेरी मुखालफत तो ये थी कि आपने अपने लिए और कानून बनाए हुए हैं। अपने मुल्क में तो आप इजाजत नहीं देते ये बमबारी करके लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। तो हमारे मुल्क में आप ये कह रहे हैं 400 ड्रोन अटैक्स, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी औरतें बच्चे मारे गए, और जिम्मेदारी किसकी थी? इन दोनों की। और ये दो क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं। अगर चोरी के इनको इतना पैसे से प्यार है, ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। इन्होंने जो हिंदुस्तान से नवाज शरीफ ने जो किया है, आप सोचें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। उसने कहा कि अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है, अपनी फौज से डर के। यानी ये सोचे, इससे जरा गौर करें ना। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज आप जरा हाल तो देखें, एक मिनट सुने जरा, मुसलमान दुनिया के हाल देखें। आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है,
इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। और इस फौज के पीछे अब जरा सुने, ये दो मेमो गेट क्या था? जरदारी वहां हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर इसने रखा हुआ था अमेरिका में, वो जाके मैसेज देता है अमेरिकन फौज के हेड को कि जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये मेमो गेट था। अब हैरत सोचे ना कि एक आदमी उनको ये कहता है कि अपनी फौज से, इसको एम्बेसडर कहता है कि अपनी फौज से, पाकिस्तान की फौज से जरदारी को बचा लो, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, डॉन लीग्स क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अपनी फौज को, अपनी हिंदुस्तान को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी फौज गलतियां कर रही है लेकिन नवाज शरीफ आपके साथ है। वो ओहो बस 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 सुने, वो हर जगह नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ को कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है, और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है, उधर जिधर जाता था उसको उनके बिजनेस हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि इस तरह के लोग मुल्क को शर्मिंदा करवाते हैं दुनिया में, करप्शन से इनके ऊपर मजमून क्या लिखे जाते हैं, इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ये होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ों उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था, और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम हैं। हमें यह बताया गया है पिछले 30 सालों में कि जी अगर तो हम अमेरिका हमारे से नाराज हो गए तो तब हम खत्म हो जाएंगे, अगर जी फलाना हमारे से नाराज हो गया तो हम ऐसे करके हमें रख दिया। देखिए, मैं जब क्रिकेट कैप्टन था, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब शुरू की क्रिकेट तो हमारी टीम काउंटी क्रिकेट से खेल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन उन दिनों में नई हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज से। तो हमारे टीम के जो सीनियर्स थे उनके ज़हन में ऐसी एहसास कमतरी थी कि मैं जब शुरू में टीम में आया तो मुझे सीनियर प्लेयर कह रहे जी अंग्रेज से हम नहीं जीत सकते, उनकी तो टेक्निक इतनी अच्छी है, उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी है, हम तो सीखने आए हैं टूर पे, हम उनसे जीत नहीं सकते। उसका नतीजा ये होता था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि पहले से ही हारे हुए होते थे मैच में से पहले कि हम तो जी इनसे जीत नहीं सकते।
हम जब जीतना शुरू किया तो हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी निकल गए थे जब तक मैं कैप्टन बना। लेकिन क्योंकि हमने एहसास कमतरी खत्म की थी, मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई थी कि जब आप कदम रखते हैं, तो जब आप टीम मैदान देखते हैं, तो पहले ज़हन में डालो कि यहां कोई भी नहीं जो मुझे हरा सकता है। जब तक आपका यह ज़हन नहीं होता, आप जीत नहीं सकते। उसी तरह कौम होती है। अगर कौम के अंदर आप डाल दें, जिस तरह ये इन्होंने 10 साल अपने मुल्क के ऊपर ही बमबारी करवाई, अपने लोग मरवाए और डरे बात करते हुए कि जी वो नाराज ना हो जाए अमेरिका। देखें, अमेरिका के लोगों को पता है कि जब कोई अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होता है, वो उसकी इज्जत करते हैं। जब वो उनके पैरों में गिर जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। हम 80 की दिहाई में हमने अमेरिका के साथ मिलके अफगान जहाद लड़ी। जैसे ही वो जहाद खत्म हुई, 8-9 साल के बाद रूस और सोवियत यूनियन हार गई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी उन्होंने। उसके बाद फिर जब 9/11 के बाद उनको हमारी जरूरत पड़ी, जॉर्ज बुश ने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान, उसने हमें कहा कि अब इस बारी हम पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेंगे, पहले हमारे से गलती हुई, अब नहीं करेंगे। जो हमारे मुल्क को जिल्लत उठानी पड़ी, ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर 80,000 पाकिस्तानी मरा, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, इकॉनमी उजड़ गई, कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। किसी ने हमारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। किसी ने यह भी नहीं कहा कि पाकिस्तानियों आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम इस्तेमाल होना चाहें, दुनिया हमें इस्तेमाल करेगी। अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। और मैं आखिर में आपको यह कहना चाहता हूं, आज सबको, ओवरसीज पाकिस्तानीज के सामने, पहले तो मैं आपको यह कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा असासा है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे मुल्क में पैसा भेजते हैं, मुल्क उनकी रेमिटेंसेस पे चलता है, उनको क्यों नहीं शिरकत करनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? अगर लोग उनको वोट देना चाहते हैं तो उनको दें वोट। और दूसरी चीज, मैंने ये भी फैसला किया कि अब हम अभी तक तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, अब जो मैं चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी आप जॉइंट वेंचर करेंगे पाकिस्तानियों के साथ, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर यहां करेंगे, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल तक आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और बाकी सारे जितने आपके प्रॉब्लम्स, आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो जो डिजिटल हमने करवा दिया आपका पावर ऑफ अटर्नी, वो हमने आपकी डिजिटल करवा दी है। और इंशाल्लाह हर वक्त आप देखेंगे कि आपके लिए आसानियां पैदा। मैंने अपनी मिशंस को कह दिया है, अपने एम्बेसडर्स को, कि आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की जिंदगी आसान करनी है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है बजाय मुश्किलात करने के लिए। और मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये, मैं चैलेंज करता हूं, ये मैं आज खड़ा चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो हमने 3.5 साल में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात में हमने किया, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज्यादा काम नहीं किया। और मैं, सुन ले जरा, सबसे पहले अब सुने, कभी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ही नहीं होती जब तक मुल्क में ज्यादा डॉलर्स ना आए। हमारी एक्सपोर्ट्स, आप सोचे कि पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट्स, अभी आसद ने जो बताया
ना बढ़ने के बराबर थी। हमारे से सब आगे निकल गए। 20 साल पहले हम साथ ही थे, बांग्लादेश के, वियतनाम के, कैम्बोडिया के, हम इनके साथ साथ थे। सारे हमारे से आगे निकल गए एक्सपोर्ट्स में। मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और इंशाल्लाह जो अभी फिगर्स आ रही हैं, जो हमारी तवक्को थी उससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो चुकी है पाकिस्तान की। रेमिटेंसेस आपकी वजह से रिकॉर्ड हुई है। हमने इंसेंटिव्स दिए लोगों को कि बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजें, वो रिकॉर्ड हुआ है। फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 6000 अरब तक टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, वो हमने किया है। और ये किस टाइम पे? सारी दुनिया के अंदर कोरोना का अजाब आया हुआ था। जो बर्तानिया में बैठे और जो अमेरिका में बैठे लोग यहां बैठे हुए हैं, आप सोचें आपके ऊपर क्या गुजरी थी, किस तरह के हालात में आपने सामना किया। वह महंगाई आज का कितनी आई हुई है आप सब जानते हैं। हम दुनिया ने, जिस तरह असद ने कहा, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा अहलियत थी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंस थी इस मुश्किल वक्त से डील करने की, वो टॉप में पाकिस्तान था। और उस दौर में अपने लोगों को भी बचाया, अपनी इकोनॉमी को भी बचाया। 5.6% ग्रोथ रेट हुई, जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा हमें हैरत है कि पाकिस्तान जिस तरह ऊपर गया। बिल गेट्स ने आके पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को रखा कि इन्होंने जिस तरह निकले हैं इस मुश्किल वक्त से। और टैक्स कलेक्शन उस वक्त पे 6000 अरब रिकॉर्ड पे लेके गए, अपनी टारगेट से आगे निकल गए। और मैंने जब आया था, मैंने पहले कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस मुल्क में 8000 अरब रुपया सालाना इकट्ठा करूंगा टैक्स में। मैं उससे ज्यादा इकट्ठा इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे, हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हमारी जो 4 फसलें थी, जो भी बताया, उससे 4 रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में। 1100 अरब रुपया गया देहात के अंदर। 65% पाकिस्तान देहात में है। कभी पाकिस्तान के देहात में इतना ज्यादा पैसा नहीं गया। उनको कीमत भी मिली और फसल भी रिकॉर्ड हुई और कीमत भी किसानों को मिली। कभी ऐसे कीमत नहीं मिली। हां, महंगाई हुई, लेकिन जो उनको इजाफी पैसा गया 1100 अरब रुपया, जो इस वक्त खुशहाली, वो रिफ्लेक्ट होता है रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स, रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल्स, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है। रिकॉर्ड इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम जब आए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे लोग। आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सारी पुरानी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है। ये हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ। आईटी, सारी दुनिया आगे निकल गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें पीछे छोड़ गई। सिर्फ 2 सालों में 75% इंक्रीज आया हमारा आईटी के अंदर, क्योंकि हमने पॉलिसीज चेंज कर दी है। कंस्ट्रक्शन में हमने अपने लोगों को बचाया। 1500 अरब रुपया, कभी भी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जनरेट नहीं हुआ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। तो मैं आज ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे हैं। कहते जी बड़ी महंगाई है। जब ये तीनों बारियां ले रहे थे, पीपल्स पार्टी का जब दौर था, तो तीनों ही पावर में थे, क्योंकि उन्होंने मुख मुका करके 10 साल हुकूमत की है। जो पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर था, उसमें हमारे से ज्यादा महंगाई थी। उसके बावजूद कि दुनिया में वो महंगाई नहीं जो आज है। अमेरिका में 40 साल के बाद इतनी महंगाई हुई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, तो उसके बावजूद उनकी महंगाई हमारे से ज्यादा थी। कोई इंडिकेटर ले लो, हमारी तालीम ले लो, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यकसा तालीमी निसाब हम लेके आए हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा इस चीज का। और हमारा सबसे बड़ी चीज,
मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा कोशिश की अपने निचले तबके को उठाने के लिए, कभी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हेल्थ कार्ड, आप अमेरिका इंग्लैंड बैठे हैं, कहीं भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती पैसे दिए बगैर। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हर खानदान को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, मुफ्त हर खानदान को दे रहे हैं। ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता गरीब मुल्कों के अंदर। और इसीलिए ही ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है, इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं आगे तो इनकी दुकानें बंद होने लगी है। 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 50 साल पाकिस्तान कोई डैम नहीं बनी। अब पानी बचाने के लिए पहली डैम 2025 में मोमन डैम बड़ी डैम है, 2026 में दासू डैम और 2028 में बादशाह डैम बनेगी, जिससे दुगनी हो जाएगी हमारी पानी की स्टोरेज। उसका मतलब हम और ज्यादा गंदम अपना पानी दे सकेंगे और इलाकों को पानी के नीचे ला सकेंगे। कहने का मसला आखिर में यह है कि मैं चैलेंज करता हूं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो। हम आपको साबित करेंगे कि आप तो 30 साल 35 साल बारियां लेते रहे हैं। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीफ में किसी ने नहीं की। नेशन बिल्डिंग की है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी अपने बच्चों की तरबियत करने के किए है। लोगों को पता तो चले मुल्क बना क्यों था, सीरत नबी क्या थी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए, लीडर बना दिया, लोगों को दुनिया की इमामत करवाई। पता ही नहीं हमारे लोगों को कि पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था। ये पहली दफा हम अपने बच्चों को स्कूल में बता रहे हैं सीरत नबी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था, क्या वजह थी कि उसने अरबों को उठा के दुनिया की इमामत करवाई। और फिर ये याद रखें कि जो हमारे दौर के अंदर हमने दुनिया के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती होती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी। 30 साल फजल रहमान इस्लाम को बेच रहा है। मैंने 3.5 साल में आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी के राय, आजादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय के नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। ये इतनी देर जो दुकान लगाई हुई है इस्लाम की, फजल रहमान मुझे बताएं, आपने एक हेड्स ऑफ स्टेट तो दूर की बात है, आपने किसी उनके चपड़ासी से भी ये कहलवाया है बाहर? आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये हमारी वजह से है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। ये मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है और हम पूरी कोशिश करेंगे
आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियां के लिए, और आपको कैसे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना भी फायदा और मुल्क का भी फायदा करवा सकते हैं। शुक्रिया।